इससे पहली पहली वीडियो में मैंने ये बता दिया था आपको सेमी कॉलन और कॉलन। तो ठीक है, अब आगे चलते हैं। कॉलन का हम बता रहे हैं कुछ एग्जांपल, उससे पहली वीडियो में हमने पढ़ लिए थे। अच्छा, दूसरा क्या है, आई एम प्लानिंग टू स्टडी 4 सब्जेक्ट्स। ठीक है, अब उसने 4 सब्जेक्ट्स की लिस्ट बता दी। तो यहाँ पे क्या है, हमने ये यूज़ कर लिया। कौन कौन से सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड साइंस। ठीक, अब एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, एंड के बाद देखो आजकल क्या है, कुछ डिस्कशन चल रही है, मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी यूट्यूब वगैरह से ही देखा है। इसमें क्या है, ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं, कुछ तो मैंने अपने ओन बनाए हैं, कुछ एक बुक से बनाए हैं, और कुछ मैंने यूट्यूब वगैरह से देख के बनाए हैं। तो इसमें क्या है, सब चीज़ों का मिक्सचर बन जाएगा। और मैंने पूरी कोशिश की है कि इन्हें बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में और सिंपल से सिंपल एग्जाम्पल दूँ, ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, अब कुछ लोग क्या कहते हैं कि जैसे आपने देखा होगा, देखो मैं तो यूज़ नहीं करती हूँ, मैं तो डायरेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और एंड लगा के साइंस लगा देते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं कि एंड से पहले भी यहाँ पे कॉमा लगना चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे ज़रूरत नहीं है इसकी। तो ये जो एंड से पहले यहाँ पे कॉमा लगता है, इसको बोलते हैं ऑक्सफोर्ड कॉमा। ठीक है, अगर कुछ लिस्ट दे दी है, जैसे हम बोलते हैं ना, मनीष, रवि, लक्ष्मण, राम एंड शत्रुघ्न, ये सारे पार्टी में आ रहे हैं। तो उसमें क्या है, हम क्या है, कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे एंड ही लगा दो काफ़ी है, कुछ लोग कहते हैं कि कॉमा लगाना ज़रूरी है। तो जब भी किसी लिस्ट में लास्ट में एंड के पहले कॉमा लगता है, तो उसको ऑक्सफोर्ड कॉमा बोलते हैं। हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी आप देख लीजिए इसे एक बार। ठीक है, अब और सेमीकोलन कहाँ पे यूज़ होता है, ये होता है आर में, मिनट में, जैसे ऐसे आपने देखा होगा कई बार रिप्रेजेंटेशन होती है टाइम की, इस तरीके से प्रेजेंट करके रखते हैं। तो ये है। ठीक है, दूसरा क्या है, इट इज़ यूज टू कनेक्ट इंडिपेंडेंट क्लॉजेज वेयर द सेकेंड एक्सप्लेन द फर्स्ट। अब देखो, आपने कॉमा में भी पढ़ा है इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। उसमें क्या था कि 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगे, और 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से सेपरेटेड होंगे, और उस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से पहले आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ा आपने, सेमीकोलन। सेमीकोलन में क्या था, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगे, और उन दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को वो सेपरेट कर रहा होगा। ठीक है, और वही चीज़ क्या है कॉलन में, इसमें भी यही बोल रहा है कि आपके 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगे, ठीक है ना, और उन दोनों के बीच में आएगा। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है गाइज, अगर आवाज़ स्टूडेंट, अगर आवाज़ आ रही हो आपको, तो उसके लिए शोर आ रहा है, तो उसके लिए आई एम सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा काम चलता है। तो कोई बात नहीं, मैं गेट बंद करके आ गई हूँ, अब आपको मैं अच्छे से बताऊँगी। देखिए, सेमी कॉलन जो था उसमें आपने देख लिया था। कॉलन में क्या डिफरेंस है कि आपके 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस तो होंगे, लेकिन उसमें क्या होगा, आपका जो सेकंड इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा वो आपका फर्स्ट को एक्सप्लेन कर रहा होगा। वैसे तो नॉर्मली क्या है, आपका सेमी कॉलन ही यूज़ होगा ज़्यादातर, लेकिन ये किसी बुक में भी नहीं था, मुझे यूट्यूब पे भी नहीं मिला। फिर मैंने थोड़ा सा सर्च करा गूगल वगैरह पे, तो वहाँ से ये थोड़ा सा डिफरेंस पता चला है कि कॉलन और सेमी कॉलन दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के बीच में आते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पहले बता दिया है, लेकिन डिफरेंस बस इतना होता है कि कॉलन वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे सेकंड इंडिपेंडेंट क्लॉज फर्स्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल बता देती हूँ, जब आप और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, शी फाइनली डिड समथिंग अनएक्सपेक्टेड। अब देखो, ये ना पहले आपको ये भी देखना है कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है। अब देखो, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज है, ठीक है, फाइनली उसने कुछ ऐसा करा कि जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था। ठीक है, कंप्लीट है सेंटेंस, कुछ ऐसा लग रहा है इनकम्प्लीट है। ठीक है, कंप्लीट है, हाँ, लेकिन अगर इसी सेंटेंसेस में कुछ ऐसा लगा देते कि जब उसने फाइनली ऐसा किया तब, ठीक है ना, जब, मतलब आपको ना सेंटेंस ऐसा होना चाहिए जिसका जो बिल्कुल ही अपने आप में कंप्लीट हो। तो देखिए, ये ना इंडिपेंडेंट क्लॉज है, शी क्विट हर जॉब। अब देखना, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। क्लॉज क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब आता है और उसके साथ अदर कंपोनेंट भी आते हैं। ठीक है, अब ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, ये भी, लेकिन फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज को एक्सप्लेन कर रहा है ये वाला, क्योंकि वो क्या अनएक्सपेक्टेड किया उसने, ये हमें पता चल रहा है सेकेंड वाले सेंटेंस को पढ़कर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या आ गया, कॉलन आ गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए, अब आता है आपका 7th पंक्चुएशन, जो कि क्या है, कोटेशन मार्क्स। ठीक है, कोटेशन मार्क्स यही होता है, ये वाले। ठीक है, एक कॉमा उल्टा लगा दिया, एक कॉमा ऊपर, लेकिन ये हमेशा सिर पे लगता है, 2 सीन की तरह।
ठीक है। यूज टू एनक्लोज द एक्चुअल वर्ड ऑफ अ स्पीकर, वही चीज़ है। देखो जब हम किसी की बात को एज इट इज़ दोहरा दें। स्टॉप लुकिंग एट माई फेस, शी सेड टू मी। ठीक है, किसी ने उससे कहा होगा तो उसने उसकी बात को एज इट इज़ करके दूसरे तीसरे बंदे को बता दिया। ठीक है, थर्ड पर्सन को बता दिया। उसके बाद ये कहाँ पे यूज़ होता है? ये ज़्यादातर ना इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच में यूज़ होता है, जो ग्रामर में चैप्टर पढ़ते हो। बाकी और डिटेल में अगर मैं वो वाला टॉपिक पढ़ाया तो मैं उसमें और ज़्यादा डिटेल में पढ़ा दूँगी। यूज़ टू शो अ फ्रेजेस टाइटल। अब ये चीज़ें हैं कि किसी चीज़ का कुछ फ्रेज़ है या किसी का टाइटल है, शीर्षक है, तो ये उन चीज़ों में भी यूज़ होते हैं। नॉवल वगैरह में किसी ने कोई बात कही है तो उसको थोड़ा कोटेशन मार्क में ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। ऑल पंक्चुएशन कम अंडर कोटेशन मार्क विद फ्यू एक्सेप्शन। अब वही है, जितनी भी पंक्चुएशन है, भले ही क्वेश्चन मार्क हो, फुल स्टॉप हो, वो क्या है, हमेशा पंक्चुएशन इसके कोटेशन मार्क के अंदर आएगी। जैसे यहाँ पे शी आस्क्ड विल यू स्टिल बी माई फ्रेंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ रही है तो ये क्वेश्चन मार्क कोटेशन मार्क के बाहर ना के अंदर आ रहा है। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है इसमें? डू यू एग्री विद द सेइंग एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। अब देखिए क्वेश्चन बाहर क्यों आया है? क्योंकि ये तो आपकी बात होगी, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, इस चीज़ के बारे में फेवर में अगेंस्ट में बोलो। तो ये क्या है, ये इस लाइन का पूरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। डू यू एग्री विद द सेइंग एवरीथिंग इज, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं? तो इस बात के बारे में वो आपका जो विचार है वो जानना चाह रहा है, वो कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो इस वजह से ये क्या है, आपके कोटेशन मार्क के बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब आपका आता है अपॉस्ट्रोफी। इट इज़ यूज टू फॉर्म पॉजेसिवनेस इन कहाँ पे, इन कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म एंड अच्छा ये क्या है, अगर किसी, देखिए सिंपल इसका मतलब होता है उसकी, उसके। ठीक है ना। दूसरा ये किसी चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट या शॉर्ट फॉर्म में लिखने के काम आता है। अब जैसे डू नॉट को लिख दिया डोंट ऊपर कॉमा लगा के, इट इज़ को लिख दिया इट्स, लेटस को लिख दिया लेट्स, शी इज़ को लिख दिया शी इज़, दे आर। ठीक है ना। दूसरा क्या है, अब जैसे ये भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगी। दूसरा क्या है, स्कूल की फैकल्टी। ठीक है ना, तो स्कूल की आ गया ना, तो यहाँ पे क्या है, स्कूल अपॉस्ट्रोफी एस। राम की बुक। ठीक है, तो राम की बुक है तो अपॉस्ट्रोफी लगा के एस। शर्ट का कॉलर, तो बेसिकली क्या है, जैसे का की के आता है ना, उसका, जैसे ये चीज़ उसकी है, ये चीज़ राम को बिलोंग करती है, तो नॉर्मली क्या है, राम्स लिख देते हैं। राम की बुक है तो राम्स लिख दिया, शर्ट का कॉलर है तो शर्ट्स कॉलर लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक आपके जो मेन होता है वो है, बाकी ये कुछ एक्स्ट्रा है तो मैं आपको देख लीजिए ऐसे ही। ठीक है ना। अब इसमें क्या है, डैश और हाइफन। ठीक है, डैश थोड़ा लंबा सा लगता है, ये थोड़ा छोटा लगता है। मोस्टली इट इज़ यूज इन इनफॉर्मल मैनर रेदर देन फॉर्मल मैनर। इट इज़ बेसिकली यूज टू डिफाइन रेंज। ठीक है, ये क्या है, नॉर्मली इनफॉर्मल मैनर में यूज़ होता है। जैसे आपका ईयर की रेंज बता देते हैं कोई, जैसे आपने देखा होगा, जैसे कोई हमारे लीडर्स वगैरह होते हैं जो उसमें इस सन में पैदा हुए और इस सन में मर गए, तो उसके बीच में रेंज दिखा देते हैं ना, तो इसी वजह से। अब इसके दो टाइप्स भी होते हैं, वैसे ये इतना ज़्यादा है नहीं, पर देख लीजिए, एक होता है एन डैश, एक होता है एम डैश। जितना एन बनता है ये इतना ही बनता है, जितना एम होता है इसकी लेंथ उतनी ही होती है। ये क्या है, किसी भी चीज़ को, जैसे मेरे लिए 5-10 फ्रूट लिया ना रेंज दिखाने के लिए, ईयर की रेंज दिखाने के लिए, या वैसे 5-10 चीज़ें उस चीज़ की रेंज दिखाने के लिए। ये किस चीज़ के लिए होता है, अगर आप किसी से क्वेश्चन पूछे, जैसे श्याम सेड यस, आपने कुछ क्वेश्चन पूछा होगा तो उसने क्या बोला, यस, तो ये वहाँ पर यूज़ होता है। ठीक है, उसके अलावा जो हाइफन है, जॉइन टू वर्ड्स टू फॉर्म जॉइन टू वर्ड टू फॉर्म थर्ड वर्ड हैविंग डिफरेंट मीनिंग। ये वाला हाइफन का भी यूज़ होता है। जैसे इको फ्रेंडली किससे बना है, इकोसिस्टम और फ्रेंडली से। अब क्या है, इकोसिस्टम और फ्रेंडली से दो वर्ड्स थे, दोनों को ज्वाइन कर दिया हाइफन लगा के, और दोनों को ज्वाइन करके कोई थर्ड वर्ड निकल गया। तो दो वर्ड को ज्वाइन करने के लिए, जिन्हें ज्वाइन करने के बाद क्या है, वो
थर्ड मीनिंग, जैसे बुक का अलग वर्ड मीनिंग है, लविंग का अलग है, लेकिन बुक लविंग बना दिया तो इसका थर्ड मीनिंग निकल गया। तो यहाँ तक आपके पंक्चुएशन सारी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो मैंने लिख रखी है, आप चाहे तो प्रैक्टिस के लिए इनको कर सकते हैं। इनके आंसर्स मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, और उसमें मैं थोड़ा सा ये भी बताऊंगी कि कैपिटल लेटर्स कहाँ पे यूज़ होते हैं, क्योंकि चैप्टर का नेम ही है पंक्चुएशन एंड कैपिटल लेटर्स। तो कैपिटल लेटर्स कहाँ कहाँ पे लगाने चाहिए इसमें मैं थोड़ा सा वो बता दूँगी, और जो इस एक्सरसाइज के आंसर्स होंगे मैं उस वीडियो में भी वो बता दूँगी। अभी फ़िलहाल अगर आप एक्सरसाइज को लेना चाहते हैं तो आप क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोटबुक में लिख लीजिए। साथ के साथ मैं टाइम पे सेम टॉपिक की काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज डालती रहूँगी, क्योंकि मैथ और ग्रामर हमेशा प्रैक्टिस से आती है। आपकी कंसेप्ट क्लियर है, आप प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये एक्सरसाइजेज हैं और भी हैं अभी, ये हैं, आप चाहे तो इनको लिख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, ताकि मुझे पता चल पाए कि मेरे जो एफ़र्ट्स हैं वो कामयाब हुए हैं। आपको कितना, नहीं तो आपको पसंद नहीं आई तो डिसलाइक कर दीजिए, ताकि मैं थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करूँ, मुझे पता चल पाए कि मेरी कहाँ पे क्या कमी है, मेरी वीडियोस आपके लिए यूज़फुल है या नहीं है। और थोड़ी बहुत जो बीच में शोर आ रहा था या जो भी कुछ थी डिस्टर्बेंस, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि देखिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एडिटिंग करूँ ये वो। मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो एक ही शॉट में सारी बन जाए, तो मेन एम मेरा यही था कि मैं आपको ग्रामर पढ़ा पाऊँ। बाकी ये है कि जो आज की चीज़ें हैं, लोग एडिटिंग करते हैं, इफ़ेक्ट्स डालते हैं, वो सब चीज़ें तो मेरे पास टाइम है ना मुझे आती है। मेरा मेन पर्पज़ ये था कि मैं ग्रामर को ईज़ी वे में, बिल्कुल ईज़ी एग्जांपल लेके आपको बता पाऊँ। अगर मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी है तो लाइक करके मुझे ज़रूर बताना, और ताकि मैं आगे आपके लिए और ज़्यादा टॉपिक्स लाती रहूँ। मैं कोशिश करूँगी छोटी क्लास से लेकर 9th-10th क्लास तक जितने भी सारे टॉपिक्स हैं वो सारे कवर करूँ, और उसके साथ मैं रिपीटेडली एक्सरसाइजेज़ भी डालती रहूँगी। जो टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे उनके, अगर आप एक्सरसाइज मैक्सिमम करेंगे तो आपकी बेशक नो डाउट आपकी ग्रामर अच्छी हो जाएगी। और इसके बाद मैं एक और वीडियो डालूँगी जिसमें मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, कैपिटल लेटर्स और इसका आंसर भी बता दूँगी, और एक एक चीज़ें बताऊँगी कौन सी चीज़ कहाँ पे आती है। ठीक है, बाकी मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बाकी अगर आप आगे भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी ये यूट्यूब पे मेरी पहली वीडियो है। मेरा, वैसे मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरा जो मेन सब्जेक्ट है बेसिकली मैथ है। मैं MSc मैथमेटिक्स हूँ, तो लेकिन, और क्योंकि मैं ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ, थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि आप मेरे बारे में जानें, ताकि आपको पता चल पाए कि जो हमें पढ़ा रहा है उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, वो कौन है। ठीक है, मैंने CTET क्वालिफाइड कर रखा है, मैं MSc मैथमेटिक्स हूँ, B.Ed भी मैंने की हुई है। मेरा मेन सब्जेक्ट मतलब मेनली मैथ्स ही था। अब क्योंकि मैं ट्यूशन पढ़ाती थी तो बच्चे को ये होता है कि हम एक जगह से ही सारे पढ़ लें, तो धीरे धीरे उन्हें हुआ कि आप मैथ्स पढ़ाते हो तो साइंस भी पढ़ाने लग जाओ। मैंने कहा ठीक है। तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 9th-10th तक आप अगर अच्छे से पढ़े हो, क्योंकि मैं अपने स्कूल की टॉपर रह चुकी हूँ, सहारनपुर पब्लिक स्कूल से पढ़ी हूँ मैं, तो ये रहता है कि आप अगर तरीके से चीज़ें पढ़े हो तो आप पढ़ा सकते हो। 9th-10th की इतनी ज़्यादा वो नहीं होती, आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए। तो बाकी ये था, फिर काफ़ी सारे बच्चे आने लगे कि हमें ग्रामर भी पढ़ाओ, SST पढ़ाओ। हालांकि ग्रामर मेरा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं वैसे ही कहूँ, लेकिन हाँ मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इजी नोट्स बनाऊँ। कुछ चीज़ें मुझे, अगर मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रही हूँ तो कुछ चीज़ें मुझे पहले समझनी पड़ती है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली, ताकि क्योंकि मुझे पता है जो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही वो आगे स्टूडेंट को मैं बताऊँगी या वीडियो बनाऊँगी तो वो उन्हें भी प्रॉब्लम होगी। तो पहले मैं उसको अच्छे से क्लियर करती हूँ कि हाँ ये चीज़ें क्यों आई, ऐसा क्यों है, इन चीज़ों के बीच में सिमिलैरिटी क्यों है, डिफरेंस क्या है क्या नहीं है, तो इन सब चीज़ों को ही देख के करती हूँ।
बाकी ये है, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है, यूज़फुल लग रही है, आपको लग रहा है कि बहुत ईजी वे में समझाया गया है, तो आप प्लीज़ लाइक करके ज़रूर बताना। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, ये चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी कि इसमें ना मेरे पूरे नोट्स नहीं हैं, मैंने कुछ बुक से बनाए हैं, कुछ एक दो फेमस यूट्यूब हैं जो ग्रामर वगैरह अच्छा पढ़ाते हैं सर, उनके हैं, कुछ मेरे अपने नोट्स हैं, अपनी ओन लैंग्वेज में लिखा है, कुछ मैंने गूगल से सर्च किया है। मुझे ऐसा नहीं था, मुझे लग रहा था कि मैं अगर चैनल अपना बना रही हूँ तो मैं काफ़ी हद तक कुछ अपना कंटेंट डालूँ, ये नहीं है कि दूसरों की वीडियोज़ उठाई, उनके नोट्स उठाए और डायरेक्ट उसमें ऐड कर दिया। तो ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। बाय बाय।